हेलो एवरीवन। स्वागत है बेटा आप सभी का इस प्यारे से सेशन में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को आप बहुत अच्छे से कर भी रहे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम आपको क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, हिंदी में इसको कहते हैं बेटा विद्युत, को पढ़ाएंगे। इससे पहले हम आपको 3 वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ या वीडियो के राइट कॉर्नर पर एक आई बटन होगी बेटा, वहां पर आप टच करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि रोज शाम को 8 बजे आपको मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ में उसके कॉन्सेप्ट जितने भी हैं चैप्टरों के वो सब कराए जा रहे हैं। साथ साथ में आपको क्लास 10th की जो फिजिक्स है वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई जा रही है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप ये काम कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चाहो तो चैनल को आप शेयर भी कर सकते हो अपने यार दोस्तों तक। ठीक है भाई। तो आज की इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे, जैसे इससे प्रीवियस की क्लास में हमने आपको वैद्युत प्रतिरोध के बारे में जानकारी दी थी। वैद्युत प्रतिरोध से पहले हमने आपको ओम के नियम के बारे में बताया था। इस क्लास को अब उसी के आगे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। वैद्युत प्रतिरोध आपको बहुत अच्छे से पता चल गया। वैद्युत प्रतिरोध बेटा किसी चालक का एक गुण होता है जिसके कारण वह धारा, किसी चालक में प्रवाहित धारा का विरोध करता है। जैसे हमने यहाँ पर पिछले दिन आपको समझाया भी था, वैद्युत प्रतिरोध बेटा क्या होता है, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है या विरोध करता है, उसे हम लोग चालक का क्या कहते हैं बेटा, प्रतिरोध कहते हैं। इसे बताया था ओम के नियम में, आपने कहा भी था इसे R से प्रदर्शित करते और R बराबर V/I आया था। अगर आपको याद ना हो या आपने पिछली क्लास अगर ना ली हो तो आपने बताया था कि ओम का नियम क्या है। तो आपने बताया था कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक का पदार्थ और ताप अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये ओम का नियम था बेटा। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था I। जब आपने प्रोपोर्शनल का निशान हटाया था तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आया था, इसी कांस्टेंट को हम चालक का प्रतिरोध कहते थे R। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I हुआ करता था। V बराबर जब आप कांस्टेंट आते थे तो यहाँ पर जब आप यहाँ पर समानुपाती का निशान हटाते थे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता था, तो V बराबर IR बोलते थे या R बराबर V/I। ये सब पिछले वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से हम आपको क्लियर कर चुके हैं, तो उसको आप जरूर से देख लेना। प्रतिरोध का हमने आपको मात्रक बताया था कि इसका एक मात्रक क्या होता है, ओम होता है, या इसका दूसरा मात्रक आप इस फार्मूले से बता सकते हो। V मतलब वोल्टेज, वोल्टेज किस में नापते हैं आप, तो वोल्ट इसका मात्रक, और धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो इसका मात्रक हो जाएगा बेटा वोल्ट प्रति एम्पियर, या इसे हम इसका और मात्रक एक है जिसका नाम ओम है। ठीक है। या इसी प्रकार से आप इसकी दूसरी परिभाषा बता सकते हैं कि जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित किया जाता है तो चालक में क्या होने लगती है, धारा बहने लगती है। चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा चालक में बहने वाली धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो आप ऐसे भी परिभाषा बता सकते हो, चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर और चालक में बहने वाली धारा के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। या प्रतिरोध की आप बहुत साधारण परिभाषा ऐसे बता सकते हो, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत धारा के मार्ग में क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है, उसे हम उस चालक का क्या कहते हैं बेटा, प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर है इतनी बात। अब देखो ये बातें हमने क्यों लिखी रखी या हम इन चीजों को आपको क्यों समझाना चाह रहे थे, क्योंकि हम इसी के जस्ट आगे ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसी चालक का प्रतिरोध जो है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, चालक के प्रतिरोध की निर्भरता हम लोग जानेंगे, है ना। और ये क्वेश्चन जो आपका है, प्रतिरोध किसे कहते हैं, यह किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये बेटा आपका 2023, 2024 और 2025 में लगातार क्वेश्चन बना है बोर्ड एग्जाम में। तो इसको बहुत अच्छे से देखना। हमने आपको प्रतिरोध बहुत अच्छे से समझा दिया कि आखिर प्रतिरोध क्या होता है। इसके आगे हम आपको ये बता रहे हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है। तो अगर आप चाहेंगे तो नेक्स्ट हेडिंग कर लेंगे, वैद्युत प्रतिरोध आप जान गए हैं। नेक्स्ट आपकी हेडिंग होगी प्रतिरोध की निर्भरता।
निर्भरता, मतलब प्रतिरोध जो है किसी चालक का वह किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आप दो बातें याद रखेंगे। किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है बेटा वो चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती से बहुत सीधा मतलब ये है कि यदि आप किसी चालक की लंबाई को बढ़ा देंगे तो उस चालक का क्या हो जाएगा बेटा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चालक की लंबाई। यदि किसी चालक की लंबाई को हम L मान लें तो प्रतिरोध जो R होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L के। ये पहली बात। ठीक है, दूसरी बात बेटा ये है किसी चालक का प्रतिरोध जो होता है वो चालक के क्रॉस सेक्शनल एरिया या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के भी समानुपाती होता है। थोड़ा गलत बोल दिया हमने। किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, ठीक है, किसी चालक का प्रतिरोध चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो R है अगर हम लोग इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बेटा A मान लें तो R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/A। कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर आप तार की मोटाई को बढ़ाएंगे, भाई क्रॉस सेक्शनल एरिया बेटा ये होता है, ये हमने कल इसके पिछले लेक्चर में आपको बताया था, ये कॉर्नर पॉइंट ये या ये, इनको हम लोग कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका अगर आप क्षेत्रफल बढ़ाते चले जाएंगे, बढ़ाने का मतलब इस तार की आप मोटाई को बढ़ाते चले जाएंगे, तो अगर आप इस तार की मोटाई को बढ़ाते चले जाएंगे क्षेत्रफल बढ़ेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला अगर क्षेत्रफल बेटा बढ़ेगा तो उस चालक का प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप किसी चालक तार की लंबाई को बढ़ाते जा रहे हैं तो प्रतिरोध उसी अनुपात में बढ़ जाएगा, और अगर आप उसकी मोटाई को बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध उसी अनुपात में क्या हो जाता है, घट जाता है। क्या याद रखोगे, प्रतिरोध जो है वो चालक तार की लंबाई के तो अनुक्रमानुपाती होता है, परंतु उसकी मोटाई के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती। मोटाई को हम बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो अगर ये क्षेत्रफल आप बढ़ाते जाएंगे, मतलब अगर तार मोटा करते चले जाओगे तो उस तार का प्रतिरोध क्या होता चला जाएगा बेटा, कम होता चला जाएगा। अगर आप तार की लंबाई को बढ़ाते चले जाओगे तो जिस अनुपात में आप लंबाई बढ़ा रहे हो उसी अनुपात में उसका क्या, प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो प्रतिरोध, किसी चालक तार का प्रतिरोध दो बातों पर निर्भर करता है, एक तो चालक की लंबाई पर, और यह चालक की लंबाई के कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती, और एक उसकी मोटाई। मोटाई का मतलब अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करता है। यह क्षेत्रफल के क्या होता है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतनी बात आप समझ रहे होंगे, अच्छे से इस बात को समझ लेना। इससे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस भी आए हैं, न्यूमेरिकल भी आए, सवाल जिन्हें हम लोग कहते हैं, वो भी हम आपको बहुत अच्छे से कराएंगे, ध्यान दो। तो हमने कहा एक इस बात पर निर्भर कर रहा है और एक इस बात पर निर्भर कर रहा है। हम दोनों समीकरणों को मिला रहे हैं, देखना समझना, देखना समीकरण 1 व 2 से क्या आप ऐसे कह सकते हो कि R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L/A के। भाई यहाँ पर L तो है ही और ये 1/A है, तो हमने ऐसे लिख दिया L/A। क्लियर इतनी बात। तो किसी चालक तार का प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर कर रहा है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। बस ये समान, ये इसके अनुक्रमानुपाती होता है, लंबाई के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों समीकरणों को मिलाया तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A बन गया। और ओम के नियम हमने आपको बताया था कि जब आप यहाँ से समानुपाती का निशान हटाओगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा,
क्या आ जाएगा बेटा, कांस्टेंट। तो देखो आर, जब आप यहाँ पर समानुपाती का निशान हटाते हो तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता, इस कांस्टेंट को, ये जैसे आपको पी टाइप का लग रहा होगा बेटा, इस कांस्टेंट को हम लोग रो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, रो। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है जिस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं रो, एल अपॉन में ए। आर बराबर क्या हो गया बेटा, रो एल अपॉन ए, जहां रो एक क्या है बेटा, नियतांक है, नियतांक है, और इसे इसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब कहोगे सर जी क्या एक नई बला लेके आ गए आप, अभी आप प्रतिरोध हम समझ ही पाए थे, अब आपने एक प्रतिरोध का भाई और खड़ा कर दिया यहाँ पर कि प्रतिरोध जान लो, इसके बाद आप कह रहे हो कि ये विशिष्ट प्रतिरोध है। तो बेटा थोड़ा सा हमें समय दो, हम आपको इसको भी बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता। फिलहाल ये एक नियतांक है, और इस विशिष्ट प्रतिरोध के भी हम आपको परिभाषा बताएंगे, और ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये सब चीजें हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, क्योंकि एग्जाम में इस फार्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए हम थोड़ा सा टाइम लेके आप इस चीज को हम आपको बता रहे हैं। हमने कहा प्रतिरोध क्या होता है, तो आपने बता दिया कि प्रतिरोध जो है ना, वो किसी चालक का एक गुण होता है जो धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, प्रतिरोध आप सीख गए। तो हमने कहा बेटा क्या आप दूसरी परिभाषा भी प्रतिरोध की बता सकते हो, तो आपने कहा क्यों नहीं सर जी, दूसरी भी बता सकते हो। तो हमने कहा बताओ। तो आपने कहा कि जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित किया जाता है तो चालक में क्या हो जाती है बेटा, एक धारा बहने लगती है। आप ऐसे समझ लो यार, धारा बहुत आलसी होती है, जब तक इसको आप धक्का नहीं लगाओगे तब तक ये नहीं प्रवाहित होती। अब धक्का लगाए कौन, तो हमने क्या किया, चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित कर दिया, मतलब एक बैटरी लगा दी, उससे हम लोग विभवांतर स्थापित कर दिया। जैसे विभवांतर स्थापित किया वैसे ही चालक में क्या हो गई, एक धारा आ गई। तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर और चालक में बहने वाली धारा का जो अनुपात होता है, उसी को बेटा हम लोग चालक का क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर है ना इतनी बात। इसके बाद प्रतिरोध का मात्रक हमने बताया कि इसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर या इसका मात्रक ओम होता है। इतना आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। इसके बाद हमने कहा यार किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो कुछ बातों पर निर्भर करता है। तो आपने कहा वो सर जी कौन सी बातें, तो हमने कहा यार दो बातें आप याद रख लेना, एक तो लंबाई और एक इसकी मोटाई। लंबाई अगर बढ़ेगी तो चालक तार का प्रतिरोध बढ़ जाएगा, अगर मोटाई बढ़ेगी तो चालक तार का प्रतिरोध कम हो जाएगा। इतनी बात आप याद रख लोगे ना, लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, मोटाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध घट जाएगा। कहने का बहुत सीधा मतलब है, यदि किसी चालक तार की मोटाई अधिक है, यदि किसी तार की मोटाई अधिक है तो उसका प्रतिरोध कम होगा, और मोटाई अगर कम है मतलब चालक तार पतला है तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ज्यादा। बस दो बातें याद कर लो। तो आपने कहा ये कौन सी कठिन बात थी, हमने याद कर ली। तो ये दोनों चीजें जैसे आपने याद करी, हमने इन दोनों नियमों को मिलाया तो ये बन गया आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, और यहाँ पर ए, ये निशान लगा। हमने कहा ये निशान जब भी फिजिक्स में हटा है तो उसने क्या किया है, एक नई चीज को जन्म दिया। नई चीज का जन्म मतलब एक नया कांस्टेंट दिया। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या आ गया बेटा, रो। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, रो। अब कोई कहेगा ये रो क्या है, जैसे ओम के नियम में कांस्टेंट आया था आर, तो वहां पे आर क्या था, तो आर था प्रतिरोध। उसी प्रकार से यहाँ पर ये जो रो आया है, रो क्या है, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। इसे क्या कहते हैं, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो हमने कहा इन दो बातों पर प्रतिरोध निर्भर करता है। उम्मीद करते हैं आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए। तो प्रतिरोध की जितनी बातें आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती थी वो हमने आपको सभी चीजें बता दी हैं। अब इसके बाद इसमें जो एक नया कांस्टेंट आया जिसे हम लोग रो कह रहे हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जिस प्रकार से प्रतिरोध जो है वो चालक तार की कुछ बातों पर निर्भर करता है, तो जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है इसमें देखो आप नोट पॉइंट में कुछ बातें लिख लेना, इतना हम हटा रहे हैं यहाँ पे, चाहना तो आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो इसका। देखो यहीं पर हम लोग साथ साथ दोनों चीजें लिखते हैं, एक तो प्रतिरोध और दूसरी तरफ हम यहां पर लिखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध इसे बेटा हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं, और प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है,
विशिष्ट प्रतिरोध की अच्छा हम परिभाषा और आपको बता दें। जैसे आपने पढ़ा था आर बराबर क्या था, रो एल अपॉन ए। अगर हम आपसे कहें बेटा रो का फार्मूला बताओ, हम तो विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ रहे हैं, तो ये इधर आके गुणा हो जाएगा इसका, तो आर ए बराबर रो इंटू में एल। अगर आप रो का मान निकालेंगे तो बन जाएगा आर ए अपॉन में एल। ठीक है, देखो पहले तो हम आपको विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा बता दें, फिर इसके आगे चलते हैं। देखो देखो यदि L का मान, L मतलब लंबाई, यदि L 1 मीटर हो जाए, यदि किसी चालक तार की लंबाई कितनी हो जाए, 1 मीटर हो जाए, और चालक तार का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो जाए, 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, तो हमने कहा ये दोनों वैल्यू यार यहाँ पर रखो, तो ये जो रो है वो बराबर किसके हो जाएगा, आर के, क्योंकि इन सबके मान एक एक ले लिए हमने। तो रो जो है वो किसके बराबर हो गया, आर। आर मतलब प्रतिरोध, रो मतलब विशिष्ट प्रतिरोध। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा आप दे सकते हो, जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो चालक का प्रतिरोध बन जाएगा कब, बताना, यदि किसी चालक की लंबाई 1 मीटर हो और उस चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो। देखो फिर से समझो, हमने कहा यदि किसी चालक की लंबाई 1 मीटर हो तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस चालक तार का प्रतिरोध ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। समझ पाए आप बात को? हमने कहा यदि किसी चालक की लंबाई कितनी हो जाए, 1 मीटर हो जाए, और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, तो उस चालक का प्रतिरोध ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। प्रतिरोध जो है वो विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर कब होगा, जब हम कोई एक ऐसा तार ले रहे हो जिसकी लंबाई कितनी हो, 1 मीटर, और जिसका क्षेत्रफल कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर, तो उसका जितना प्रतिरोध होगा वही प्रतिरोध ही क्या कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। उम्मीद करते हैं आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा आप इस फार्मूले से बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या है आपने समझा, विशिष्ट प्रतिरोध की आपने परिभाषा को भी बहुत अच्छे से समझ लिया। प्रतिरोध की परिभाषा आपको अच्छे से पता है, आर बराबर होता है बी अपॉन में आई। जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित किया जाता, चालक में धारा बहने लगती। चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर और चालक में बहने वाली धारा का अनुपात चालक का क्या कहलाता, प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, इसका मात्रक अगर हम आपसे कहें, इसका मात्रक, तो आप कहते थे बेटा इसका मात्रक सबसे पहले तो क्या होता है, ओम, या इसका दूसरा मात्रक होता है बेटा वोल्ट प्रति एम्पियर। दूसरा मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर। तो हमने कहा बेटा इसका मात्रक बताओ, तो आपने कहा आर जो है ना, रो बराबर हमने पढ़ा आर ए अपॉन एल। आर क्या है, प्रतिरोध, और प्रतिरोध का मात्रक बेटा होता है ओम। ए क्या है, तो ए आप कह रहे हो कि ए जो है वो चालक तार का क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल तो मीटर स्क्वायर में होता है, तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर बटे में लंबाई हम किस में लेते बेटा, मीटर में, तो 1 मीटर से यहाँ कट जाएगा, तो रो का जो मात्रक होगा बेटा वो हो जाएगा ओम इंटू में मीटर। रो का जो मात्रक है वो क्या होता है, ओम इंटू में मीटर। ठीक है, रो का मात्रक, ओम का आपको हमने संकेत बताया था इस तरीके का होता है, और इंटू में मीटर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, ओम इंटू मीटर, जबकि इसका मात्रक केवल और केवल क्या होता है, ओम या वोल्ट प्रति एम्पियर, इस फार्मूले से। इतनी बात आप समझ रहे होगे। अब देखो एक बहुत जरूरी बात, किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो उस चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है, उस चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे भी निर्भर करता है। लेकिन हमेशा याद रखना, ये बात नोट पॉइंट में आप लिख लेना, किसी चालक का, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध चालक की लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, पर निर्भर नहीं करता है। करो ये कैसी बात, हमने कहा हाँ, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध दोनों में बस यही तो अंतर है। प्रतिरोध लंबाई पे भी निर्भर करता है,
मोटाई पे भी निर्भर करता है। किस तरीके से निर्भर करता है ये तो हम बता ही चुके। हमने कहा लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध में आप एक बात याद रख लेना, ये ना तो लंबाई पर निर्भर करता है ना मोटाई पर निर्भर करता है। तो आप कह रहे हो सर जी तो ये बता दो फिर ये निर्भर किस पे करता है? भाई किसी ना किसी चीज पे तो ये डिपेंड रहता ही होगा। तो हमने कहा हाँ रहता है। याद रख लेना, यह चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, पदार्थ पर निर्भर करता है। इतनी बात याद रख लेना कि जो किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो उस चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, ना ये लंबाई पर निर्भर कर रहा है, ना ये मोटाई पर निर्भर करता कि तुम कितने मोटे हो क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। हम पदार्थ पर निर्भर करेंगे। पदार्थ से मतलब ये है कि जैसे हमने अगर कोई, जैसे कॉपर का, हमने अगर कोई कॉपर का तार ले लिया तो उस कॉपर के तार का विशिष्ट प्रतिरोध जो है ना वो एक क्लियर होगा। अब चाहे हम उस कॉपर के तार की लंबाई 1 मीटर ले लें, चाहे 2 मीटर ले लें, चाहे 10 मीटर ले लें, चाहे 100 मीटर ले लें, उनका विशिष्ट प्रतिरोध कभी भी चेंज नहीं होगा। चाहे आप उसकी लंबाई चाहे जितनी ले लो और चाहे आप उसकी मोटाई चाहे जितनी ले लो, विशिष्ट प्रतिरोध केवल और केवल हमने कहा बेटा पदार्थ पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अगर आपने जैसे पदार्थ कॉपर लिया, कॉपर का तार लिया, तो हम आपसे कहें बताओ कॉपर का एक तार है, एक तार का टुकड़ा है जिसकी लंबाई है 2 मीटर और एक तार का टुकड़ा है जिसकी लंबाई है 10 मीटर। बताओ क्या दोनों तारों के विशिष्ट प्रतिरोध समान रहेंगे? तो आपका आंसर होगा बिल्कुल समान रहेंगे। तो हमने कहा क्यों यार, ऐसा क्यों? तो आप बताओगे कि जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो चालक तार के पदार्थ पर निर्भर करता है, लंबाई मोटाई पर नहीं निर्भर करता। ऐसे लंबाई मोटाई से कोई मतलब नहीं होता, ऐसे केवल और केवल मतलब किससे होता है बेटा? पदार्थ पर। अब हमने कहा जैसे एक हमने कॉपर का तार ले लिया और एक हमने एल्यूमिनियम का तार ले लिया, पदार्थ हमने आज बदल दिया। हमने कहा बताओ क्या इनके विशिष्ट प्रतिरोध अभी भी समान होंगे? तो आपका उत्तर होना चाहिए नहीं। अब इनके विशिष्ट प्रतिरोध बदल जाएंगे क्योंकि हमने क्या बदल दिया बेटा? पदार्थ को बदल दिया। तो हमेशा याद रखना विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो किसी चालक तार के पदार्थ पर निर्भर करता है, यह लंबाई मोटाई, लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। जबकि प्रतिरोध जो होता है वो चालक तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो हमने कहा ये दोनों बात उम्मीद हम ऐसी कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। विशिष्ट प्रतिरोध की आपने परिभाषा भी जान ली, विशिष्ट प्रतिरोध का आपने मात्रक भी जान लिया, विशिष्ट प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है आपने वो भी जान लिया। केवल एक छोटी सी बात है, ये केवल चालक तार के पदार्थ पर निर्भर करता है और किसी से इसे कोई मतलब नहीं। चाहे तुम लंबाई घटे बढ़ जाए, मोटाई घटे बढ़ जाए, कोई मतलब नहीं इसे केवल मतलब होता है पदार्थ से। पदार्थ से छेड़छाड़ करोगे विशिष्ट प्रतिरोध चेंज हो जाएगा। पदार्थ सेम रखोगे, अब चाहे मोटाई तुम एक मीटर स्क्वायर ले लो चाहे 10 मीटर स्क्वायर ले लो, इसे कोई मतलब नहीं होता। पदार्थ बस चेंज ना करना, पदार्थ चेंज हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध चेंज हो जाएगा। तो मैं ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस बात को अच्छे समझ गए होंगे। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे बेटा। ठीक है बेटा, देखो आगे चलेंगे। अगर आप चाहो तो हमने इसकी परिभाषा हमने आपको बोल दी थी, लिखाई नहीं, चाहो तो हम इसकी परिभाषा भी यहाँ पर लिख दे रहे। एल का मान हमने कहा कितना ले लो? 1 मीटर। और ए का मान कितना ले लो बेटा? ए का भी मान आप ले लो 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इसकी परिभाषा अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि यदि किसी चालक की लंबाई 1 मीटर हो तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो तो चालक के द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध को उस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो, अक्षर ऐसा होता है, से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बातें बेटा याद रख लेना। तो यहाँ से आपका प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध वाले कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने आपको प्रतिरोध के बारे में बहुत अच्छे से बताया है, विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में बहुत अच्छे से बताया है।
इसके बाद देखो हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। नेक्स्ट बेटा अपना टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। अगला टॉपिक है बेटा प्रतिरोधों का संयोजन। इसको भी हटाते। अगला टॉपिक है अपना बेटा प्रतिरोधों का संयोजन। संयोजन मतलब जोड़ना। प्रतिरोधों को आप किस तरीके से जोड़ सकते हैं, क्योंकि किसी परपथ में हमें प्रतिरोध कम चाहिए होता, किसी परपथ में हमें प्रतिरोध ज्यादा चाहिए होता है, तो हम लोग फिर प्रतिरोधों को किस तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, किस तरीके से जोड़ सकते हैं। तो प्रतिरोधों को जोड़ने का, संयोजित करने के दो क्रम होते हैं। एक बेटा होता है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा होता है बेटा समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। तो आपको प्रतिरोधों के संयोजन में दो बातें पढ़नी है, एक पढ़ना है श्रेणी क्रम संयोजन और एक पढ़ना है समांतर क्रम संयोजन। अब क्वेश्चन ये बनता है श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। जैसे आपसे ये पूछ दिया जाए कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन को समझाइए, तो प्रतिरोधों को आप श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेंगे, तो आप हमेशा बताना जैसे कोई भी प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध का मतलब कोई भी तार होगा, इस तरीके से जैसे हमने मान लिया ये एक प्रतिरोध है, तो कोई भी प्रतिरोध होगा उसके बेटे दो सिरे होंगे, दो सिरे होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे हमने कहा ये कोई एक और प्रतिरोध है, इसके भी दो सिरे हैं, ठीक है। हमने कहा इसी प्रकार से एक और ये प्रतिरोध है, इसके भी देखो दो सिरे हैं। तो याद रखना जैसे मान लो ये प्रतिरोध है, इसका प्रतिरोध R1 है, इसका R2 है और इसका R3 है, इस तरीके से। तो याद रखना अगर आपको प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो हमेशा याद रखना प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, उसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। इस प्रकार के संयोजन को प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। समझे आप बात। हमने कहा अगर हमें प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देंगे, उसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देंगे। इस प्रकार से अगर आप संयोजन कर रहे हैं, अब जैसे मान लो आगे और चौथा प्रतिरोध होता तो तीसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को चौथे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से जो संयोजन बनता बेटा उसे हम लोग कहते हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। समझ रहे हो आप इस बात को। तो कैसे आप इनको संयोजित करेंगे बताइए। जैसे ये पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, इनको आपने आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया। उसी प्रकार से दूसरे प्रतिरोध का ये दूसरा सिरा और तीसरे प्रतिरोध का ये पहला सिरा, हमने कहा इनको आपस में कनेक्ट कर दो। कनेक्ट करने पर ये जो आपको संयोजन दिख रहा है प्रतिरोधों का, ये जो इनका जोड़ आपको दिख रहा है R1 R2 R3, ये जुड़ गए हैं, तो ये कौन से क्रम में जुड़े हैं, तो कहना श्रेणी क्रम। सही है। अब प्रतिरोधों को जोड़कर आप क्या करेंगे, तो इसमें अगर आपको धारा प्रवाहित करनी होगी तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बैटरी लगानी पड़ेगी। यहाँ पर एक कुंजी लगा दो। कुंजी का मतलब जो आप घर पे चटपट करते रहते हो ना, बटन, बटन दाब दी बल्ब जलने लगा, बटन बंद कर दी बल्ब बंद हो गया, वही कुंजी होती है। कुंजी का ये संकेत होता है, ठीक है। अब बटन समझ लो इसमें, जैसे इसके अंदर अगर ये बिंदी रखी है तो इसका मतलब कुंजी ऑन है। कुंजी क्या है, ऑन। ऑन का मतलब इस परपथ में धारा प्रवाहित होती रहेगी। तो हमने मान लिया कि ये एक बैटरी है जिसका वोल्टेज V वोल्ट है, V वोल्ट की एक बैटरी है जिसमें प्रवाहित धारा, जिससे प्रवाहित धारा कितनी है, I एम्पियर की, ठीक है। बैटरी है जिसका विभवांतर कितना है, V वोल्ट की ये बैटरी है और इससे प्रवाहित धारा कितनी है, I। तो इससे I धारा बेटा प्रवाहित हो रही, ठीक है। मान लो ये इसका A सिरा है और ये इसका B सिरा है, ठीक है। ये इसका A सिरा है और ये इसका B सिरा है। तो देखो इसमें जब आप धारा प्रवाहित करोगे तो देख लो यार, कोई
यहाँ पर ऐसा तो है नहीं 2-3 मार्ग हो, केवल एक ही मार्ग है। जैसे इससे आई धारा है तो इसमें भी कितनी जाएगी आई, और इसमें भी बेटा देखो धारा कितनी जाएगी आई, और इस प्रतिरोध में भी धारा कितनी जाएगी आई। तो ये एक बात और याद रख लेना, हमने अभी आपको पहले ये बताया कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, उसी प्रकार से दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। इस प्रकार के संयोजन को प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। संयोजित कर लिया, बैटरी लगा ली, कुंजी यहाँ पर हमने ऑन कर दी, तो इससे क्या हो गई, धारा प्रवाहित हो गई। धारा प्रवाहित होने में आपने देखा कि जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध पर धारा का मान समान होता है। इस बात को आप अच्छे से याद रख लेना। प्रतिरोधों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध पर धारा का मान समान होता है, क्योंकि ये सीधी स्ट्रेट लाइन में जुड़ी होती है। सीधी लाइन में जुड़े हैं तो धारा का अलगाव तो हो ही नहीं सकता, मतलब धारा कोई दूसरे मार्ग पे तो जा ही नहीं सकती। अब जब एक ही केवल सीधा मार्ग है तो फिर सीधी बात है, उसी पे आपको चलना पड़ेगा। तो धारा प्रत्येक प्रतिरोध पर क्या होती है, समान। तो याद रख लेना, प्रत्येक प्रतिरोध पर धारा का मान समान होगा। तो वह कौन सा क्रम होगा प्रतिरोधों का, तो याद रखना श्रेणी क्रम संयोजन होगा। तो श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध पर धारा का मान समान होता। अलग क्या होता, तो प्रत्येक प्रतिरोध पर वोल्टेज अलग अलग होता है। जैसे हमने ये 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है तो इस पर वोल्टेज अलग होगा, इस पर अलग होगा, इस पर अलग होगा। तो हमने मान लिया कि इस पर जो वोल्टेज है वो हमने मान लिया V1, इस पर जो वोल्टेज है वो हमने मान लिया V2। R2 ओम के प्रतिरोध पर वोल्टेज V2 है और इस पर हमने मान लिया V3 है। ठीक है, पहले वाले प्रतिरोध पर वोल्टेज V1 मान लिया, दूसरे पर V2 मान लिया, तीसरे पर V3 मान लिया। तो A और B के बीच का अगर हम टोटल विभवांतर निकालना चाहें तो बेटा यही होगा कि नहीं, A और B के बीच का विभवांतर, हम V वोल्ट से जोड़े थे इसको, तो A और B के बीच का विभवांतर क्या होगा, V होगा। तो देखो बेटा ये बात आप अच्छे समझ गए हो। श्रेणी क्रम में अगर आप प्रतिरोधों को संयोजित करोगे तो प्रत्येक प्रतिरोध पर धारा का मान समान होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है। ठीक है, तो यदि A व B के बीच विभवांतर V हो तब V बराबर, अब ये देखो V जो वोल्टेज था ये किस प्रकार से डिवाइड हुआ, V1 में, V2 में, V3 में। तो अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो हमें V के ही बराबर तो वैल्यू मिल जाएगी। तो आपने कहा बिल्कुल सही बात, तो V जो है वो बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, ओम के नियम से आपने पढ़ा था, ओम के नियम से अगर आपको याद हो तो V बराबर आपने पढ़ा था IR, बोलो पढ़ा था कि नहीं। तो आप इस V की जगह पर क्या लिख दोगे, अगर इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध ये हो कैपिटल R, यदि R1 R2 और R3 तीनों का टोटल जो प्रतिरोध हो वो कितना हो, R हो, तो ओम के नियम से V की जगह पर हम लोग लिख लेंगे IR। अब V1, ये V1 वोल्टेज किस पर है, R1 ओम प्रतिरोध के सिरों पर है। तो V1 बराबर, अच्छा फार्मूला अगर हमें बनाना हो तो V1 बराबर, धारा तो सब पर सेम है, प्रतिरोध का मान अलग है, तो इस पर प्रतिरोध R1 है, तो V1 बराबर हम लोग लिख लेंगे IR1। ऐसे यहाँ पे लिख लेंगे IR2 और यहाँ पे लिख लेंगे IR3। आई आप इससे कॉमन कर लो, यहाँ पे बन जाएगा बेटा R1 प्लस R2 प्लस R3। आई से आई आप कैंसिल कर लेंगे तो R बराबर बन जाएगा बेटा R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ तक दिख रहा है आपको, दिख रहा है बहुत अच्छे से। तो अगर बेटा आप प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध अगर आपको ज्ञात करना तो उसका ये डेरिवेशन है, इस तरीके से आप उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हो अगर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो तीन प्रतिरोध अगर हमने श्रेणी क्रम में जोड़े थे तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा बेटा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसी तीन नहीं और होते, यदि n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो यदि n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो तब तुल्य प्रतिरोध, तब अगर हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना हो तब तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डॉट डॉट, जहां तक आप जोड़े हो तो Rn, जहां तक आप जोड़े हो। अगर 20 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट R20 तक, समझ लो। जितने भी प्रतिरोध जुड़े होंगे उन्हीं को आपको सीधे सीधे जोड़ देना। जैसे हम आपसे कहें 2 ओम 3 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोध कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो बताओ बेटा उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो आपने कहा बहुत अच्छी बात, एक 2 का है, एक 3 का है, एक 4 का है, सब श्रेणी में जुड़े हैं, तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए डायरेक्ट इनको जोड़ो।
हमने कहा जोड़ दो यार, तो 3 और 2 5 4 9, इनका टोटल आंसर कितना आ जाएगा 9। तो इस प्रकार से आपसे ये डेरिवेशन पूछा गया था कि 3 प्रतिरोधों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उनका तुल्य प्रतिरोध आप कैसे ज्ञात करेंगे। तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, ऐसे करके आपसे 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको इस तरीके से पहले एक फिगर बनाना होगा, इसके बारे में आपको लिखना होगा कि श्रेणी क्रम संयोजन आप कैसे बता पाओगे कि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो हमने कहा पहले का दूसरा सिरा दूसरे के पहले सिरे, दूसरे का दूसरा सिरा तीसरे के पहले सिरे से अगर संयोजित है तो इस प्रकार के संयोजन को प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन पर प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान समान होता है, वोल्टेज प्रत्येक प्रतिरोध पर अलग अलग होता है। तो अगर प्रत्येक प्रतिरोध पर वोल्टेज अलग अलग था तो हमने मान लिया V1 V2 V3, ए और बी के बीच हमने V वोल्ट की बैटरी लगाई थी, तो ए और बी के बीच का विभवांतर V वोल्ट होगा। तो V जो है वो कैसे बन आएगा, तो V इसको V1 V2 V3 को जोड़ के आ जाएगा। सॉल्व किया यार तो हमें पता चल गया कि 3 प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो उनका तुल्य प्रतिरोध आप ऐसे निकाल लोगे। मान लो 3 नहीं 20 जुड़े हो तो हमने कहा यदि n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो आप इस तरीके से उनको जोड़ लेंगे। तो ये था प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। अब हम लोग सीखेंगे प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। नोट कर लो इसको। इसके बाद देखो अगला टॉपिक है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम में याद रख लोगे ना, प्रत्येक प्रतिरोध पर धारा का मान समान होता है। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध पर धारा का मान समान होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है। अब देखो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। अगर आपको प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना हो तो हमने कहा देखो फिर से वही बात है, ये 3 प्रतिरोध हैं, इस तरीके से, ठीक है। अगर आप ये R1 है, ये R2 है और ये R3 समांतर क्रम में अगर आपको जोड़ना है तो हमेशा याद रखना प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को किसी एक बिंदु से तथा प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को किसी दूसरे बिंदु से संयोजित कर देते हैं। इस प्रकार के संयोजन को प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। एक बार आप हमारे साथ परिभाषा बताओ इसकी। अगर प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करना है तो प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को किसी एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे को किसी दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। इस प्रकार के संयोजन को प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। जैसे मान लो एक यहाँ पर बिंदु है और एक यहाँ पर, ये सभी के देखो दूसरे दूसरे सिरे हैं, इन सबको क्या करो इस बिंदु से कनेक्ट करवा दो। इसमें तो हमने कहा यार बहुत आसान है, सभी सिरे पकड़ो एक बिंदु से जोड़ दो। हमने कहा इधर आओ, तुम भी इधर आ जाओ, तुम भी इधर आ जाओ और तुम भी इधर आ जाओ। तो ये जो प्रतिरोधों को आपको एक साक्षात संयोजन दिख रहा है, लगाव दिख रहा है, जोड़ दिख रहा है, इसे हम लोग कहते हैं प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोध तो जुड़ गए, अब इनमें धारा प्रवाहित करने के लिए हमें इनके सिरों पर क्या करनी पड़ेगी, तो फिर से बैटरी लगानी पड़ेगी। यहाँ पर एक कुंजी लगा देंगे जिससे इसमें क्या होगी फर्राटेदार धारा बहेगी। यहाँ पर क्या है बेटा कुंजी है, ये वही बैटरी लगाई है V वोल्ट की, V वोल्ट है ना, V वोल्ट की बैटरी लगाई है जिससे प्रवाहित धारा कितनी है I एम्पीयर की धारा इससे निकल रही है। ये इसका A सिरा है और ये इसका B सिरा है, ठीक है। तो हमने कहा बताओ अगर 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनके तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का व्यंजक स्थापित करो। तो हमने कहा ठीक है आसान है ये बात भी। अब देखो इससे I एम्पीयर की धारा निकली, जैसे इस बिंदु पर आप आए A बिंदु पर, वैसे इस धारा I को चलने के लिए आपको पता 3 रास्ते हैं, एक रास्ता ये, एक ये, एक ये। तो क्या होता है बेटा अगर प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो प्रत्येक प्रतिरोध पर धारा का मान अलग अलग होता है। लेकिन आज अच्छी बात यह है कि सभी प्रतिरोधों पर, जैसे V वोल्ट से जोड़ा तो जितने भी प्रतिरोध जुड़े हैं समांतर क्रम में सभी पर वोल्टेज समान होता है। तो याद रख लोगे समांतर क्रम में जुड़े प्रत्येक प्रतिरोध पर वोल्टेज का मान समान होता है लेकिन धारा का मान अलग अलग होता है। श्रेणी क्रम में यही उल्टा होता था, श्रेणी क्रम में धारा का मान तो समान होता था लेकिन वोल्टेज अलग अलग होता था। समांतर क्रम में क्या होगा प्रत्येक प्रतिरोध पर वोल्टेज तो समान होगा लेकिन धारा का मान अलग अलग होगा, क्योंकि आप देख भी पा रहे हो इस बिंदु पर आने के बाद 3 रास्ता हैं धारा को चलने के लिए। तो हमने कहा ठीक है ऐसे मान ले रहे कि I धारा यहां से R1 में चली गई I1, इसमें चली गई I2 और यहां से आई इसमें चली गई I3, ठीक है बेटा इस तरीके से। अब यहां से I1 चल के इधर आ गई, इधर से I2 आ गई, इधर से I3 आ गई, तो इस बिंदु पर आके फिर से वही धारा I बन गई और इस तरीके से ऐसे निकली थी पूरा चक्कर काट के आई धारा इधर, ठीक है।
इस तरीके से आपने बता दिया। तो अगर हम आपसे कहें समांतर क्रम में आप कैसे प्रतिरोधक जोड़ोगे, तो आप बताओगे जितने भी प्रतिरोध आपको दिए गए हैं, 3 दिए गए, 4 दिए गए, 5 दिए गए, जितने भी हैं, सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को किसी एक बिंदु से और दूसरे सिरे को किसी दूसरे बिंदु से आप जोड़ दोगे, तो प्रतिरोधों के इस प्रकार के संयोजन को प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। एक बात आप समांतर क्रम संयोजन में ये याद रख लेंगे कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध पर धारा का मान अलग अलग होता है, वोल्टेज प्रत्येक प्रतिरोध पर समान होता है। ठीक है बेटा, तो देखो अगर प्रत्येक प्रतिरोध पर वोल्टेज समान है, V वोल्ट की बैटरी जोड़े है, तो इस पर भी वोल्टेज V होगा, इस पे भी V होगा और इस पे भी V होगा। तो ठीक है, धारा अलग अलग है, तो A और B के बीच में हम कितनी धारा प्रवाहित करवा रहे हैं, I, क्योंकि I जो हमने इससे बैटरी जोड़ी है उससे I एम्पियर की धारा निकल रही है। तो आज हम लोग लिख रहे हैं A व B के बीच कुल धारा कितनी है बेटा, तो आप कह रहे हो I। हमने कहा यार I किस तरीके से चेंज हो रही, I धारा किस तरीके से बट रही, तो आप कह रहे हो I1, I2 और I3। तो हमने कहा यार अगर हम I1, I2 और I3 को जोड़ दें तो क्या हमें I मिल जाएगी, तो आप कह रहे हो बिल्कुल सही बात है। टोटल धारा I थी, 3 भागों में बट गई, इन तीनों का जोड़ बराबर तो इसी का हो जाएगा। ठीक है, फिर से आप A और B के बीच में आप क्या लगाओ, वही ओम का नियम लगाओ। ओम के नियम से आप ऐसे पढ़े थे V बराबर IR। तो हमने कहा बेटा A और B के बीच का अगर हम लोग मान लें कि तुल्य प्रतिरोध R है, तो I का मान आप कैसे निकालोगे, तो I बराबर V बटे R। बोलो सही है, तो I की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R। ये R क्या है, इन तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध है। ठीक है, A और B के बीच आपको पता है कि V वोल्ट की आप बैटरी लगाए तो वोल्टेज V हो जाएगा। I1 अगर कैसे लिखोगे, I1 का मतलब जो R1 प्रतिरोध में धारा प्रवाहित हो रही है। हमने कहा I1 का मान बताओ, प्रत्येक पर वोल्टेज समान है, तो हमने कहा I1 बताओ कैसे होगा, तो आप करो V तो समान ही है। I1 धारा कौन से प्रतिरोध में जा रही, R1 में, तो यहाँ पर I1 बराबर V अपॉन R1। उसी प्रकार से I2 बराबर, तो आप कहोगे V अपॉन R2। हमने कहा I3 बराबर बता दो, तो आप कहोगे V अपॉन R3। हमने कहा बेटा यही सब वैल्यू यहाँ पे रख दो, यहाँ पे आ जाएगा V अपॉन R1, यहाँ पे आ जाएगा V अपॉन R2 और यहाँ पे आ जाएगा V अपॉन R3। तो V अपॉन R इज इक्वल टू, इसमें V कॉमन कर लो, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V और V कट गए, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो अगर तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध 1 बटे R, यहाँ पर R क्या है, इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस तरीके से अगर प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होंगे तो उनका तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक आप इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में 2024-25 में पूछा गया था, इसको बिल्कुल मिस ना करना, अच्छे से इसको नोट कर लेना और एक बार खुद से करने की कोशिश करना। ये तो हमने 3 का बताया, मान लो यहाँ 10 जुड़े होते, तो हमने कहा यदि n प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों तब इनका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालोगे, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 प्लस डॉट डॉट 1 अपॉन Rn। जितने भी जुड़े होंगे सभी को आप इस तरीके से जोड़ लेंगे, तो ये इनके तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इन सब बातों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये प्रतिरोधों का था बेटा समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, जैसे हम ऐसे आपसे बोल दें, जैसे हमने आपसे बोल दिया कि 2 ओम के 3 प्रतिरोध हैं, R1 बराबर 2, R2 बराबर 2 और R3 बराबर भी 2। ठीक है, यदि ये तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों तो इनका तुल्य प्रतिरोध बताओ क्या होगा। तो आपने कहा हम इस फार्मूले से बहुत अच्छे से कर लेंगे। यदि इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना, अगर ये समांतर क्रम में जुड़े हैं फार्मूला लगाएंगे 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2। एलसीएम सबका सेम है, तो 1 1 1 कितना हो जाएगा 3 अपॉन 2। R बटे में है, हमें R का ही तो मान चाहिए, तो इसको पलट दो, इसको ऊपर ले जाओगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो R का मान आ जाएगा 2 बटे 3। प्रतिरोध का मात्रक बेटा ओम होता है।
तो इस तरीके से आप प्रतिरोधों को अगर समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध इस फार्मूले से निकाल लोगे, और श्रेणी क्रम में जुड़े तब तो कोई दिक्कत नहीं होती, डायरेक्ट आप उनको जोड़ लो तो वहां से आप उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे। ठीक है भाई, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे। प्रतिरोधों से रिलेटेड जो सवाल आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं अगले वीडियो में आपको वो बताएंगे, या कोई एक और बेहतरीन सा टॉपिक हम आपको बताएंगे। ठीक है, फिलहाल वीडियो आपको कैसा लगा, आपको यहाँ से फिजिक्स पढ़ के कितना आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं, या क्या आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस महसूस कर पा रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप हमारे लिए 2 अच्छे शब्द लिख सकते हैं। अगर आपको बातें समझ में आ रही हैं तो, नहीं समझ में आ रही तो आपको क्या नहीं समझ में आया ये भी आप कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से कोशिश करेंगे हम आपको और अच्छे से चीजें बताने का प्रयास करें। ठीक है, फिलहाल अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाएं और लाइक भी जरूर कर दें। ठीक है, और जैसा जो आपका फीडबैक है वो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से प्रत्येक बच्चा बताएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना बहुत ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहें। वीडियो से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।